बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कंज्यूमर सरप्लस। और कंज्यूमर सरप्लस जो है हमें लॉ ऑफ डिमांड को समझने में और हेल्प करेगा। लॉ ऑफ डिमांड के पीछे कुछ छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मजीद समझने में हेल्प करेगा और मार्जिनल यूटिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को इनहेंस करने की कोशिश करेंगे जनाब। तो व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, दैट इज मार्जिनल utility of good X, and the price he actually pays, that is price of good X, that is market price. तो मैंने सवाल आपसे ये किया कि जनाब कि कभी कभी हम मार्केट में कोई चीज खरीद के आते हैं, मिसाल के तौर पर हम एक चीज खरीद के आए 1000 रुपए की, लेकिन उसके बारे में हम एक स्टेटमेंट देते हैं। वो स्टेटमेंट क्या होती है? वो स्टेटमेंट ये होती है कि अगर ये चीज 2000 की होती, 3000 की होती, 5000 की होती, तब भी मैं खरीद लेता। अगर ये चीज मुझे इतने की भी मिलती ना तो मैं खरीद लेता। यस और नो? ऐसी स्टेटमेंट हम देते हैं। तो क्या कभी आपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है? मोस्टली लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, ऐसा ही है ना? और कभी आप एक चीज खरीद कर आते हैं तो कोई दूसरा बंदा स्टेटमेंट देता है आपके सामने कि तुम तो ये चीज 1000 रुपए की खरीद कर आए हो, अगर ये 500 रुपए की होती तब भी मैं नहीं लेता। तो दोनों तरह की स्टेटमेंट हमें देखने को मिलती हैं। मैं तो ये 500 में भी ना लूं भाई, तो क्या ये जुमले फ्री में भी ना लूं? वाह भाई वाह, जबरदस्त। मैं तो फ्री में भी ना लूं, ये भी जुमला होता है, बिल्कुल ऐसा भी सुना है। लेकिन वो ऐसा सिर्फ वो होता है, क्या कहते हैं, महावरतन होता है। समझे बात को? भरम भरम, बिल्कुल वही। वो फ्री में ट्राई करके देखो, ले लेगा फिर वो। हाँ जी। तो बात हमारी ये चल रही थी कि इसका मतलब क्या है यार, ये चीज अगर इतने की होती तब भी मैं खरीद लेता, अगर ये इतने कम पैसों में मिल जाते तब भी मैं ना खरीदता। तो ये जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस स्टेटमेंट में आप असल में क्या कर रहे हैं, इम्प्लिसिट वे में जाकर अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? यानी आप जिस चीज से जितना ज्यादा यूटिलिटी हासिल कर पाएंगे, जिस चीज की इंटेंसिटी आपके नजदीक जितनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा आप उसकी प्राइस पे करने के लिए विलिंग है। यस और नो? अब आप मुझे बताएं बतौर कस्टमर, अगर आपकी किसी प्रोडक्ट के हवाले से इंटेंसिटी का पता लग जाए किसको, सेलर को, वो क्या सलूक करेगा आपके साथ? क्या सलूक करेगा? ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा। बेहतरीन बात, ज्यादा प्राइस, क्योंकि उसको पता लग गया है कि आपके नजदीक इस प्रोडक्ट की अहमियत क्या है। तो माँ बाप जब बच्चों को खिलौने दिलवाने ले जाते हैं तो उनको समझा के जाते हैं कि बेटा जिद नहीं करना, वहां पर चीज तुम्हें मिल जाएगी लेकिन हमें बात करने देना, बीच में बोलना मत। ऐसा कभी हुआ? क्योंकि बच्चा अगर जिद पे अड़ गया वहां जाकर, तो वो जो सेलर है, सप्लायर है, वो समझ जाएगा भाई ये बच्चा तो अपने वालिदैन की जेब जो है वो हल्की करवा के जाएगा, मतलब ये तो जरूरत है इसकी, मतलब यानी कि ये तो अगर इसको ये चीज नहीं मिली तो ये यही यही लेट जाएगा, यही रोना धोना मचा देगा। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब क्या है कि एक कंज्यूमर जो है वो आमतौर पे अपनी इंटेंसिटी छुपा के रखता है, वो जाहिर नहीं होने देता किसके सामने? सेलर के सामने। लेकिन फिर वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है कि यार जिस चीज के लिए मैं इतनी कीमत देने के लिए तैयार था वो मुझे इतनी कम कीमत में मिल गई। समझे बात को?
तो यानी वो 2000 वाली चीज मुझे 1000 में मिल गई तो मुझे 1000 रुपए का फायदा हो गया। तो जो वो अंदर अंदर वो खुशी महसूस कर रहा है ना, उसी खुशी का नाम इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, कंज्यूमर सरप्लस, कि ये कंज्यूमर जो है फायदे में। क्या ख्याल है? क्योंकि उसने अपनी खुशी को, अपनी क्या कहते हैं इंटेंसिटी को छुपा के रखा, सेलर के सामने आने नहीं दिया, उसने उस प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस पे परचेज कर लिया। हालांकि वो उस चीज के लिए ज्यादा कीमत भी देने के लिए तैयार हो सकता था, लेकिन इस बात की खबर किसको नहीं थी? सेलर को नहीं थी। खबर होती तो फिर क्या होता? और बिल्कुल इसका अपोजिट प्रोड्यूसर सरप्लस भी है। बिल्कुल इसका अपोजिट प्रोड्यूसर सरप्लस भी है। यानी कि अगर कंज्यूमर को पता लग जाए कि एक सप्लायर या सेलर अपनी प्रोडक्ट को कितनी कम से कम कीमत में बेच सकता है, तो फिर तो वो सबसे कम कीमत दे ना। वो कितना अपनी बात से नीचे आ सकता है, वो कितना अपनी बताई हुई प्राइस से नीचे आ सकता है, वो स्पेस अगर आपको पता लग जाए तो फिर तो आप सबसे लोएस्ट कीमत की तरफ जाओगे ना। तो इसका मतलब क्या है, वो कम से कम कीमत जिस पर प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्ट बेच सकता है, लेकिन अगर वो बेचता उससे हाई कीमत पर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर सरप्लस। खैर अभी मेरा टॉपिक प्रोड्यूसर सरप्लस नहीं, लेकिन मैंने साथ साथ आपके लिए दोनों बातें कवर कर दी। ऐसा ही है ना? तो ये दोनों बातें आपके सामने मैंने रख दी। अब इसको हम यहां से कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है ना? तो अब यहां पर मैं लिखता हूं, कंसीडर द फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम। अब एक शेड्यूल और डायग्राम बनाएंगे, उसके जरिए इसको समझेंगे जरा इस बात। यूनिट्स, marginal utility of good x minus price of x is equal to what? Consumers surplus। ठीक है। नाउ सबसे पहले नंबर 1, पहला यूनिट। तो मैंने अज्यूम कि भाई पहले यूनिट के लिए जो मैं कीमत देने के लिए तैयार हूं वो है 100 रुपए, और मार्केट प्राइस है 40 रुपए। इसका मतलब एक चीज के लिए मैं जो कीमत देने के लिए तैयार हूं, मतलब एक प्रोडक्ट मुझे जो यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है वो 100 रुपए खर्च करने के बराबर है। यानी जितनी यूटिलिटी मैं आमतौर पर 100 रुपए में ड्राइव कर लेता हूं, उस प्रोडक्ट के लिए मैं 100 रुपए खर्च करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे वो चीज कितने में हासिल हो रही है, 40 रुपए में। तो मेरा सरप्लस या मेरा फायदा या मेरी खुशी कितनी हुई, 60। नंबर 2, बट मैं जानता हूं फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई विल नॉट बी विलिंग टू पे ₹100। यस और नो? अगले यूनिट के लिए मैं 100 रुपए देने के लिए विलिंग नहीं हूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी मार्जिनल
यूटिलिटी क्या होगी, डिमिनिश होगी, क्योंकि नेक्स्ट यूनिट का जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा वो पहले यूनिट के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कंज्यूमर सरप्लस को समझते वक्त हमारी अजम्पशन ये है कि हम यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अप्लाई समझ रहे हैं, अप्लाई कि वो लॉ अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो फॉर द नेक्स्ट यूनिट जो मैं प्राइस पे करने के लिए विलिंग होगा वो 80 होगी, लेकिन मार्केट प्राइस तो कांस्टेंट रहेगी जब तक कि इक्विलिब्रियम चेंज ना हो। मार्केट में प्रोडक्ट 40 की मिल रही है, कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया, 40 हो गया। नंबर 3, फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं 60 रुपए देने के लिए विलिंग हूँ फॉर द नेक्स्ट यूनिट, मार्केट प्राइस 40 होगी और कंज्यूमर सरप्लस कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। उसके बाद फॉर द फोर्थ यूनिट market price, sorry, the price he is willing to pay is ₹40 and the price he actually pays is also ₹40. Surplus क्या हो गया, 0 हो गया। For the next unit the price he is willing to pay is ₹20 but the price he actually pays or he has to pay is ₹40. The consumer surplus is -20. जवाब दें। Number 6, for the next unit the price he is willing to pay is ₹0 and the price he has to pay in the market is ₹40. The consumer surplus becomes what, -40. तो ये आपके सामने एक शेड्यूल बन गया बेटा। अब इस टॉपिक के पीछे जो बैकग्राउंड चल रहा है ना, वो बैकग्राउंड ये चल रहा है कि कंज्यूमर को क्वांटिटी डिमांडेड कहां स्टॉप करनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की। यानी देखो टॉपिक का मकसद समझो, डिमांड में जो विलिंगनेस वाला एस्पेक्ट था उसको समझने के लिए हमने यूटिलिटी वाला चैप्टर शुरू किया। विलिंगनेस के लिहाज से हम बस कहां कर देते हैं, हम रुक कहां जाते हैं, मतलब यहां पर आके हमारी विलिंगनेस क्या हो गई, पूरी हो गई। तो अब हम इस टॉपिक से ये सीखना चाह रहे हैं कि कहां पर आके हमारी विलिंगनेस खत्म हो जाएगी और हम वहां पर क्वांटिटी डिमांडेड को स्टॉप कर देंगे, उससे आगे हम कुछ परचेज नहीं करेंगे। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं इस टॉपिक को पढ़ाकर। तो अब मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं और हर ऑप्शन के पीछे मैं आपको लॉजिक दूंगा कि 1 से लेकर 6 यूनिट्स का आपके पास ऑप्शन है। कंज्यूमर अगर कंज्यूम करता है यूनिट्स ऑफ गुड एक्स वन आफ्टर एनदर, जिसका हर एक यूनिट वो कितने का परचेज कर रहा है, 40 रुपए का, तो जरा बताइए कंज्यूमर को अपनी कंजम्पशन कहां स्टॉप करनी चाहिए। आपके पास ऑप्शन ए है 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स पर आपके पास ऑप्शन ए है 3 यूनिट्स। क्यों, इसलिए कि कंज्यूमर सरप्लस पॉजिटिव है। मैं हर ऑप्शन के लिए आपको एक लॉजिक दूंगा, लेकिन ऑब्वियसली 3 लॉजिक्स गलत होंगी, एक लॉजिक ठीक होगी। ऑप्शन बी, इसलिए कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है, 0 है। ऑप्शन सी, इसलिए कि स्टिल कंज्यूमर जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी तो हासिल कर रहा है ना, भले उसका कंज्यूमर सरप्लस क्या हो, नेगेटिव। और ऑप्शन डी, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, 0 होती है, वहां पर कंज्यूमर क्या होता है, फुली सेटिस्फाइड होता है। तो जरा बताइए कि अगर एक कंज्यूमर जो एक प्रोडक्ट परचेज कर रहा है एक के बाद एक लगातार, तो फिर उसको अपनी कंजम्पशन कहां स्टॉप करनी चाहिए। वो कौन सा पॉइंट है जहां पर उसको अपनी कंजम्पशन स्टॉप करनी चाहिए, कहां उसे रुक जाना चाहिए। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर जो है वो ए नहीं है। करेक्ट आंसर जो है वो डी है ही नहीं।
और करेक्ट आंसर जो है वो सी भी नहीं है, यानी कि करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, बी है। बी इज द करेक्ट आंसर। वाई बी? वाई बी? सवाल क्या है, क्यों? अब क्यों बी? जवाब चाहिए मुझे आपसे। वाई? वाई बी पॉइंट? क्योंकि यहाँ सरप्लस जीरो है, तो सरप्लस जीरो क्यों है? देखें, मैंने इसकी लॉजिक सही दी, लेकिन आपको जिस लॉजिक पे गौर करना चाहिए वो आपने गौर नहीं किया। तो यहाँ सरप्लस जीरो क्यों है? यहाँ सरप्लस जीरो इसलिए है कि यहाँ पर द प्राइस कंज्यूमर इज विलिंग टू पे बराबर द प्राइस ही एक्चुअली पेज। क्योंकि विलिंगनेस बराबर आ गई किसके? एबिलिटी के। देखें, अल्फाज फिट करें, एबिलिटी। जो मैं प्राइस पे कर रहा हूँ वो मेरी एबिलिटी है, जो प्राइस में पे करने के लिए तैयार हूँ वो मेरी विलिंगनेस है। तो इस पॉइंट पर मेरी विलिंगनेस और एबिलिटी क्या हो गई? बराबर हो गई। तो मैं हमेशा उतनी क्वांटिटी डिमांड करूंगा जितना मैं पे करने के लिए विलिंग भी हूंगा और एबल भी हूंगा। यस और नो? तो इसका मतलब जब तक विलिंगनेस और एबिलिटी इकट्ठी नहीं होंगी, डिमांड ही क्रिएट नहीं होगी। तो इस पॉइंट को हमने नाम दिया किस चीज का? कंज्यूमर सरप्लस का, सॉरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। ये पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। यहां पर कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये 40 और 40 का बराबर होना किस चीज को शो करता है? वेरी गुड, जबरदस्त, बेहतरीन सवाल किया आपने। सवाल मेरे पास आया, सर आपने बोला था जब विलिंगनेस जीरो हो तो वहां स्टॉप करेंगे। मेरा आपसे सवाल है कि क्या जिस वक्त मैंने ये बोला था उस वक्त कोई प्राइस में पे कर रहा था? क्या उस वक्त मैं प्राइस को बीच में लाया था? सिंपल सा सवाल है। नहीं ना। अब अगर किसी शादी की दावत में जा रहे हो खाने के लिए, तो उस वक्त खाते रहो जब तक के टैंकी फुल ना हो जाए। ठीक है, खाना किसी और का, पेट तुम्हारा अपना है, बस। बहरहाल तो इंसान जो है वो जब माले मुफ्त देखता है तो उसके हालात बड़े खराब हो जाते हैं। ठीक है, शायद मैंने आपको बताया था कि एक एजीएम, अब तो आप एजीएम लफ्ज से वाकिफ होगा ना, एनुअल जनरल मीटिंग से वाकिफ हैं? एनुअल जनरल मीटिंग से आप वाकिफ हैं? लफ्ज एजीएम से आप वाकिफ हो गए होंगे आप। मैंने कभी आपको एजीएम का कोई किस्सा सुनाया पहले? कभी हमारी आपसे कभी एजीएम के मुतालिक बात हुई? कभी नहीं हुई आज तक कभी? अच्छा, ये जो एजीएम होती है ये एनुअल जनरल मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। ठीक है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की दावत करती है साल में एक बार, साल पूरा होने के बाद, ताकि उनके सामने उनकी कारकर्दगी रखी जाए और उनसे वोट लिए जा सके। जिस तरह हुक्मरान नहीं है, सियासतदान जो है वो आपके इलाकों में वापस आते हैं, कारकर्दगी कुछ भी हो, झोलियां फैला फैला के आपसे वोट मांग रहे होते हैं। तो डायरेक्टर री अपॉइंट होते हैं और शेयर होल्डर्स उनको वोट करते हैं। कंपनी उनको क्या करती है बेटा? दावत देती है, खाना खिलाती है, चाय पानी खाना पीना सब कुछ। क्या ख्याल है? और ये एनुअल जनरल मीटिंग्स जो है बड़े बड़े होटल्स में हो रही होती है, मूवन पिक में हो रही है, पीसी में हो रही है।
ठीक है, तो अगर आप एक शेयर के भी मालिक हो ना, तब भी आपको दावतनामा मिलेगा बेटा। तो कभी कभी किसी बड़ी कंपनी का दावत एंजॉय करना हो तो एक आधे शेयर खरीद लो, कम से कम तो 500 खरीदने होते, लेकिन शेयर खरीद लो, कम से कम साल की एक दावत तो एंजॉय कराओगे। जवाब दो। अच्छा, अब एक एजीएम है, एजीएम हुई कहां पर? पीसी होटल में, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल कराची के अंदर यार। अब मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं, वरना मैं तुम्हें समझाता कि क्या हाल था। ठीक है, वो दावत का क्या बयान करें, सागर किसी से हाल, तो मतलब ये नहीं कि वो दावत का जो हाल है वो हाल क्या था। ये एजीएम हो रही है कहां पर बेटा? पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में। ठीक है, और जो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में एजीएम चल रही है, उस एजीएम में जो है वो जो बुफे लगा हुआ है, उस बुफे पे जो चम्मच रखे होते हैं जिससे हम खाना निकालते हैं, बड़े वाले चम्मच, वो तलवार तलवार का मंजर पेश कर रहे हैं। और वो तलवार का मंजर ये है कि वो तलवारें आपस में लड़ रही हैं। आप सोच सकते हैं कि वो किस चीज पे लड़ रही हैं। जब एक ही थाली में दो चार चम्मच होंगे, वो लड़ाई नट बोल्ट पे चल रही, नट बोल्ट पे लड़ाई चल रही। मुकाबला है कि कौन सी बोटी कौन ले जाएगा। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपसे। अच्छा जी, अब हुआ ये कि एक साहब जो है वो इस लड़ाई को बड़ी गौर से देख रहे हैं। बोलते हैं जनाब कि इन दोनों को लड़ने दो, मैं मौके का इंतजार करता हूं। अब वो एक साहब जो है वो अपनी प्लेट लिए हुए खड़े हुए हैं, मौके की तलाश में। तो जिंदगी सबको मौका देती है, इसलिए जो साहब प्लेट लेके खड़े होते उनको भी मौका मिला। सामने से एक वेटर आया उस ट्रे को फिल करने के लिए। सामने से एक वेटर आया उस ट्रे को फिल करने के लिए। अब जैसे ही उसने उस ट्रे में बिरयानी उंडेल दी, तो वो जो साहब मौके की तलाश में थे उन्होंने अपनी प्लेट आगे कर दी। तो सबसे पहले सारी बिरयानी जो है वो उनकी प्लेट में आई, और उन्होंने अपने मौके से भरपूर फायदा उठाया और वो अपनी प्लेट लेके साइड पे हो गए। समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ? जब बाकी लोगों ने बोला कि यार ये तो बड़ा आला काम चल रहा है, उसके बाद जब दूसरी बार वो वेटर जो है वो ट्रे को फिल करने आया, तो लोगों ने वेटर को पकड़ा और जो उसके हाथ में ट्रे थी उसको वहीं से उठाया और वहीं जमीन पर रखा और वहीं खाना शुरू कर दिया। बोला अब हम इस ट्रे को मैदान जंग में जाने ही नहीं देंगे। मैदान जंग में जाने से पहले ही माले गनीमत क्या कर दिया, लूट लिया भाई। भाई शेयर होल्डर तो कोई भी बन सकता ना। शेयर होल्डर के लिए कोई क्वालिफिकेशन है कि यार तुम्हारी तालीम ये हो? खैर माशाल्लाह हमारे यहाँ तो तालीमी याफ्ता लोग भी जो है खाने पर जो जो तहजीब का मुजाहरा करते हैं वो तो हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो खाने के लिए तालीम की जरूरत नहीं, तमीज और तहजीब की जरूरत है। कोई स्कूल या कॉलेज कभी आपको खाना नहीं सिखाता, मसला ये है। भाई वो तो बोल रहे हैं ऑनर है ना हम तो यार, हमारा तो हक बनता है, साल में एक बार तो हक बनता है। है ना? तो बस यही मामला आता है। खैर मैं क्या कहां से कहां पहुंच गया। फिर आप लोग क्या करते हैं, मुझे डाइवर्ट करते हैं टॉपिक से। सीधे सीधे टॉपिक चल रहा होता है, आपका सवाल आता है, मैं सवाल का जवाब देने पता नहीं कहां कहां पहुंच जाता हूँ। तो भाई जब माले मुफ्त है तो फिर तो उसी पॉइंट पे जाके स्टॉप होगी कहानी जहां पर फुली सेटिस्फाइड होगा ना। लेकिन जब जेब से पैसा जा रहा है तो कुछ पाने के लिए कुछ जा भी रहा है ना, तो वो इक्विलिब्रियम होगा, बैलेंस होगा। यस और नो? तो हर अगले यूनिट के लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं।
तो बहरहाल इसका मतलब क्या है, इस केस में कंज्यूमर को कंजम्पशन कहाँ स्टॉप करनी चाहिए, जहां पर उसका कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और कंज्यूमर सरप्लस जीरो कहां पर होगा, जहां पर प्राइस ही इज विलिंग टू पे, दैट इज व्हाट, मार्जिनल यूटिलिटी, एंड द प्राइस ही एक्चुअली पेज, प्राइस ऑफ गुड एक्स बराबर हो जाए, यानी कि कंज्यूमर की विलिंगनेस बराबर आ जाए कंज्यूमर की एबिलिटी से। अब तक क्या था, जब तक विलिंगनेस ज्यादा थी, एबिलिटी मतलब विलिंगनेस टू पे ज्यादा था, और उसके मुकाबले जो एक्चुअली वो पे कर रहा था वो कम था। तो वो सरप्लस पे था, वो सरप्लस को यूटिलाइज करना चाह रहा है, यहां तक कि वो उस पॉइंट पे पहुंच गया जहां पर आके सरप्लस क्या हो गया, जीरो हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब बना लें इसका डायग्राम, बन जाएगा डायग्राम, क्या ख्याल है? तो क्या प्लॉट करेंगे डायग्राम बनाने के लिए? यूनिट्स प्लॉट करेंगे बेटा कहां पर, एक्स एक्सिस पर। और कंज्यूमर सरप्लस प्लॉट ना करें, कंज्यूमर सरप्लस खुद ब खुद डिफरेंस के तौर पर आएगा। प्राइस प्लॉट करें और मार्जिनल यूटिलिटी को प्लॉट करें, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। खुद ब खुद जब ये दोनों चीजें प्लॉट होंगी तो कंज्यूमर सरप्लस इन दोनों के डिफरेंस के तौर पर डायग्राम पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्या ख्याल है, बताइए, क्या ये बात मेरी आपको समझ में आती है बेटा? प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी को हमने कहां प्लॉट किया, वाई एक्सेस पर। ठीक है जी। और वाई एक्सेस पर क्या प्लॉट कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। तो मैक्सिमम आपके पास मार्जिनलिटी की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो वो 20-20 के डिफरेंस से क्या कर रहा हूँ, प्लॉट कर रहा हूँ मैं इसको। 40, 30, सॉरी 40, 60, 80 एंड व्हाट 100, 20, 40, 60, 80 एंड 100। सही है जी, जवाब दें बेटा सब लोग। अच्छा जी, ओके। अब क्या करते हैं, जब x की वैल्यू 1 है तो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 100 है। ठीक है,
बेटा जब मैं, आप देखो प्राइस, मैं प्लॉट क्या कर रहा हूँ बासित, मैं प्लॉट कर रहा हूँ मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस। बताइए इनमें से कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव है? इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव है, लेकिन इनमें से कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव नहीं है बासित बेटा। मैंने जो प्लॉट किया जरा उनको देखो, जरा आप गौर करो इस बात पर। ठीक है जी, उसके बाद ठीक है, अभी सारे पॉइंट आपके सामने आ गए बेटा। अभी सारे पॉइंट कौन से? ये 1,100 है, ये 2,80 है, ये 3,60 है, ये 4,40 है, ये 5,20 और ये 6,0 है। यस और नो? ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ कर दूंगा, जो लाइन ड्रॉ होगी उसको क्या नाम दूंगा बेटा मैं? इस ग्रीन लाइन को नाम दूं मैं किस चीज का? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स। सही है। और प्राइस तो कांस्टेंट है, एक्स की हर वैल्यू पे प्राइस कांस्टेंट है, तो वो क्या बनेगी? वो वर्टिकल लाइन बनेगी, सॉरी वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लीनियर इक्वेशन का टॉपिक भी चाहे तो कवर कर सकते हैं बेटा यहां से आप लोग, आप चाहें तो। जब x की वैल्यू 1 है तो प्राइस 40 है, 2 के लिए भी प्राइस 40 है पर यूनिट, 3 के लिए प्राइस 40 है, 40। तो अगर इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो एक लाइन बन जाएगी। इस लाइन को मैं क्या नाम दूं? इस लाइन को मैं नाम दे रहा हूं किस चीज का? प्राइस का। ये जो मैंने रेड लाइन आपके सामने बनाई है, प्राइस ऑफ गुड एक्स। और ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है आपके सामने। अगर आप कंज्यूमर सरप्लस देखना चाह रहे हैं तो कंज्यूमर सरप्लस ये रहा आपके सामने। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। फॉर द फर्स्ट यूनिट वी आर विलिंग टू पे ₹100। ये जो मैं 1 से लाइन ऊपर खींच रहा हूं, इसको मैं वाई एक्सेस पे मेजर कर रहा हूं 100 के बराबर। जरा देखें, मैं जीरो मतलब 1 तो एक्स की वैल्यू है, लेकिन मैं वाई एक्सिस पे जो मेजरमेंट कर रहा हूँ वो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से कहां पहुंची? 100। यस और नो? तो ये परपेंडिकुलर पूरा क्या बता रहा है कि 1 पर द प्राइस कंज्यूमर इज विलिंग टू पे इज व्हाट? 100, बट द प्राइस ही एक्चुअली पेज रुपीज व्हाट? 40। दो डब्बे, दो डब्बे किसके बराबर? 40 के बराबर। 5 डब्बे किसके बराबर?
100 के बराबर। तो अगर 5 डब्बों में से 2 डब्बे माइनस कर दी जाएं तो 3 डब्बों का डिफरेंस बच रहा है, 3 डब्बों का डिफरेंस बच रहा है। तो वो 3 डब्बों का डिफरेंस क्या है? कंज्यूमर सरप्लस है। यस और नो? इस तरीके से, इस तरीके से for the second unit the price consumer is willing to pay is rupees 40, is rupees 80, but the price he actually pays is rupees what? 20। तो जो प्राइस पे करना चाह रहा है वो 4 डब्बों के बराबर है, और जो प्राइस पे कर रहा है वो 2 डब्बों के बराबर है, तो 2 डब्बों का डिफरेंस बचा। तो ये 2 डब्बों का डिफरेंस जो है वो क्या है? ये कंज्यूमर सरप्लस है। मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग बेटा? तो अगर मैं ये एरिया शेड कर दूंगा, तो जिस एरिया को मैंने शेड किया बेटा, ये एरिया क्या शो कर रहा है? कंज्यूमर सरप्लस। तो ये शेडेड एरिया क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। और प्राइस से नीचे जो है वो क्या है? जो एरिया नेगेटिव है वो आपका डेफिसिट शो कर रहा है, ये डेफिसिट है। जवाब दें। यहां पर आपका सरप्लस नेगेटिव हो गया। जहां तक हम ग्रीन में हैं, ग्रीन तक हमारा सरप्लस क्या है? पॉजिटिव है। तो ये प्राइस का और मार्जिनलिटी का डिफरेंस हमें डायग्राम में दिखना क्या हो गया? शुरू हो गया। जवाब दीजिए बेटा आप लोग। तो कोई मुश्किल बात हो तो बोलिए आप इसके अंदर। हाँ जी, डायग्राम बन गया आप लोगों से? कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही आप लोगों को बनाने में? तो ये जो आपका एरिया था, इसको हमने नाम दिया किस चीज का? हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं किस नाम से? कंज्यूमर्स सरप्लस के नाम से। वो इतना इशू नहीं है बेटा, वो शेड कर दो आप। मैथमेटिकली वो वैल्यू कंप्लीट कहां हो रही है आकर? 0 से मैं 1 तक मूव कर रहा हूं तो फासला मुकम्मल हो रहा है ना बेटा। तो वैसे तो मैं पहले फ्लोर, वैसे मिसाल मैं किसी बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर हूँ, तो मैं पहले फ्लोर पर ही हूँ, तो उसके उसके शेड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 1 पर वो वैल्यू कंप्लीट हो रही है। तो वैसे अगर मैं 0 से 1 पर आता हूँ, मैं 0 से 1 तक का डिस्टेंस कंप्लीट करता हूँ ना बेटा। लेकिन मैं अगर डिस्क्रीट वे में सोचूं, डिस्क्रीट वे में तो 1 पर मैं हूँ, तो 1 मतलब तो ऑब्वियसली मैं 0 से 1 तक का डिस्टेंस ही कवर कर चुका हूँ ना। तो ये कोई इशू नहीं है, आप चाहो तो उसको शेड कर दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, एक्सक्लूड नहीं किया बेटा, वो इंक्लूड है, आपको लग रहा है ऐसा। आप चाहो तो वो 3 डब्बे भी क्या कर दो? शेड कर दो। ठीक है, लेकिन जो आपको, आप ये देखो ना, जो हाफ हाफ डब्बे इजाफी आ रहे हैं ना, वो उसको कवर कर लेंगे। मतलब हम जो असल में अंडर द लाइन जो है वो हम मैथमेटिकल डिफरेंस दिखा रहे हैं ना, कि एक कंप्लीट वैल्यू का कंप्लीट वैल्यू डिफरेंस, ज्योमेट्रिकली वो डिफरेंस अलग दिखेगा आपको, मैथमेटिकली वो डिफरेंस अलग दिखेगा। आप ज्योमेट्रिकली सोच रहे हो, मैं आपको मैथमेटिकली बता रहा हूँ। समझे बात को? ठीक है, ज्योमेट्री वो अगर आपको याद हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हम जो कैलकुलेशन करते थे डायग्राम में कि यहां से यहां तक का फासला माइनस यहां से यहां तक का फासला, वो जो लाइंस में खींचता था वो ज्योमेट्रिकल थी ना सारी की सारी। तो आप ज्योमेट्रिकली सोचना शुरू हो गए, मैं मैथमेटिकली बात कर रहा हूँ, बात वही है। सही है, ये आपके सामने बात आ गई यहां तक। कोई मुश्किल हो तो बताइए बेटा। ठीक है, अब इसको कंसीडर कर लें और इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लें जरा अगले पेज पर। डायग्राम बना चुके होंगे आप लोग इंशाल्लाह। आपको एक जल्दी जल्दी बेटा,
if we consider the above table or above schedule, and diagram, we can conclude the following main points. ठीक है. Number one, for the first unit, consumer is willing to pay rupees 100 but he actually pays rupees 40. ऐसा ही है. Therefore, the consumer's surplus is what rupees 60. ऐसे ही जनाब. For the second unit, he is not ready to pay. You're willing to pay rupees 100. ठीक है जी. For the second unit, he is not willing to pay rupees 100. Second unit के लिए वो willing to pay नहीं है. कितना rupees 100. He is not willing to pay rupees 100. ऐसा ही है. वजह क्या है उसकी? Because what? वही वजह. mu of x directly depends upon what? The importance. क्या लिखवाया था या पॉइंट? वही पॉइंट रिपीट कर रहा हूं. mu of x directly depends upon importance of what? Good x. जवाब दें. And as the importance
of good X varies inversely with the stock of good X. So mu of X varies inversely with the stock. यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी की डिमिनिश होने की सारी लॉजिकल वजह क्या कर दी, बयान कर दी कि अगले यूनिट के लिए आप क्यों 100 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है, आपकी विलिंगनेस कम क्यों हो रही है। अब तीसरा पॉइंट, कंज्यूमर किस पॉइंट तक गुड्स परचेज करेगा। द कंज्यूमर will buy goods till what, बताइए कंज्यूमर कब तक गुड्स परचेज करेगा। where his surplus becomes जीरो, जहां उसका सरप्लस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसा ही है। और mu of x becomes equal to price of x। ठीक है बेटा, बात समझ में आती है सारी की सारी। ठीक है, अब एक सवाल है जिसका जवाब मिलना चाहिए, वो 5वां यूनिट क्यों नहीं परचेज कर रहा। वो 5वां यूनिट क्यों परचेज नहीं कर रहा, वो 4 यूनिट पे क्यों स्टॉप करेगा, वो चौथे यूनिट पे क्यों स्टॉप कर रहा है भाई, वो 5वां यूनिट क्यों नहीं परचेज कर रहा। एक सवाल का जवाब चाहिए। बिकॉज कंज्यूमर सरप्लस बिकम नेगेटिव। ओके, और कोई लॉजिक इसके पीछे। देखिए जर्नल होके सोचेंगे ना, बात आसानी समझ में आएगी। देखिए मैं आपके सामने रखता हूँ, टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी बोलता हूँ इस बात को। देखिए 5वां यूनिट खरीदना ऐसे है
कि 20 रुपए वाली चीज के आप 40 रुपए देकर आ जाए, इस तरह समझ लें इस बात को। यानी 20 रुपए वाली चीज आप 40 रुपए लेकर आ जाए, ये ऐसे। यानी हम बोलना ये चाह रहे हैं, ये महंगे वाली बात ठीक है, लेकिन मैं एक और बात बोलना चाह रहा हूं, उसको समझेगा। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि 5वें यूनिट पे जो पैसा खर्च हो रहा है, उस पैसे की यूटिलिटी ज्यादा है, और उस पैसे के जरिए जो मेरे पास चीज आ रही है उसकी खुद की यूटिलिटी कम है। तो कम से कम 40 रुपए खर्च करके मुझे 40 रुपए के बराबर या उससे ज्यादा यूटिलिटी मिलनी चाहिए, उससे कम नहीं मिलनी चाहिए। अगर उससे कम मिलती तो मैं नुकसान में हूं। क्या कहते हैं? तो अगर मैं 40 रुपए खर्च करके 20 रुपए के बराबर यूटिलिटी ड्राइव कर रहा हूं तो मैं नुकसान में हूं, मैं खसारे हुआ हूं, मेरा सरप्लस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यही बात है। अब जवाब दीजिए। ठीक है, तो ये बात भी हम कर देते हैं जनाब। आफ्टर इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट ना आपके लिए फॉर्चुनेट, जवाब दें। द यूटिलिटी ऑफ मनी paid by consumer is more than what? The marginal utility of good X। तो जो पैसे की अफादियत है वो ज्यादा है, उससे मैं कुछ और खरीद कर ज्यादा बेहतर मार्जिनलिटी हासिल कर सकता हूं। तो मुझे चाहिए कि अब मैं ये 40 रुपए इस प्रोडक्ट पे खरीदना, इस पे खर्च ना करूं बल्कि कहीं और खर्च करूं। यस और नो? आखिरी पॉइंट है और कंक्लूसिव पॉइंट है, और उसको लॉ ऑफ डिमांड से मैं कनेक्ट करूंगा। और इसके पॉइंट्स में लिखवा दूंगा फिर आपको अगली क्लास के अंदर। ठीक है, अच्छा अब बताइए क्या कोई गुंजाइश है, क्या कोई गुंजाइश है कि हम 5वां यूनिट परचेज कर लें? गुंजाइश बताइए, अब गुंजाइश निकालिएगा बराए मेरे पास। क्या कोई गुंजाइश है कि हम 5वां यूनिट परचेज कर लें? गुंजाइश निकाल दें सब लोग। हाँ जी, क्या कोई गुंजाइश है कि हम 5वां यूनिट परचेज कर लें? सब लोग से पूछ रहा हूं। एक ही गुंजाइश है ना, प्राइस कम हो जाए। तो अगर प्राइस 40 से कितनी हो जाए, 20 रुपए हो जाए, तो आप क्या करेंगे? तो अब आप 4 नहीं बल्कि 5 यूनिट्स परचेज करना शुरू कर देंगे। आपकी कंजम्पशन 4 के बजाय कहां कहां जाएगी, 5 पर चली जाएगी। 5th यूनिट पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, बेहतरीन बात। और अगर मैं ये बोलूं नहीं, कीमतें कम नहीं बल्कि कीमतें बढ़ गई हैं, अगर मार्केट प्राइस को 40 से बढ़ा के 60 कर दें तो फिर क्या होगा? तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा? 3rd यूनिट पे शिफ्ट हो जाएगा।
यस और नो? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस थ्योरी को पढ़कर हमने क्या सीखा? इस थ्योरी को पढ़कर बेटा हमने ये सीखा कि प्राइस तब्दील होने से एबिलिटी तो तब्दील होती है, लेकिन साथ साथ विलिंगनेस भी तब्दील होती है। मैं 5वां यूनिट खरीदने के लिए विलिंग नहीं था, इसलिए कि 5वें यूनिट की जो यूटिलिटी थी वो कम थी और उस पर खर्च होने वाले पैसे क्या थे? ज्यादा थे। लेकिन जैसे ही प्राइस कम होकर वो प्राइस जो है वो उसकी यूनिटी के क्या हो गई? बराबर हो गई। तो मैं 5वें यूनिट को खरीदने के लिए भी क्या हुआ? विलिंग हो गया। इसका मतलब जब प्राइस कम होती है तो प्राइस कम होने से मार्जिनल यूटिलिटी या तो उस प्रोडक्ट की प्राइस के बराबर हो जाती है या उससे थोड़ी ज्यादा होती है। तो इसलिए मैं मजीद क्वांटिटी परचेज करने के लिए क्या हो जाता हूं? विलिंग हो जाता हूं। इस बात पे गौर करें। तो इस टॉपिक में हमने क्या सीखा? इस टॉपिक में हमने ये सीखा कि प्राइस तब्दील होने से विलिंगनेस चेंज क्यों हो रही है। एबिलिटी तो चेंज होती है, परचेजिंग पावर में तब्दीली आती है, लेकिन खाली अकेला परचेजिंग पावर कुछ नहीं है, विलिंगनेस भी कोई चीज होती है। समझे बात को या नहीं? क्या ख्याल है? देखिए, बड़े बड़े ब्रांड्स हों, मैं आपको एक कंक्लूसिव, बड़े बड़े ब्रांड्स हो या छोटे क्या कहते हैं टेक्सटाइल कंपनी के यूनिट्स हो जो प्रोडक्ट बनाते हो, कपड़ा तकरीबन एक ही जैसा होता है। लेकिन जो आपको चूरन बेचा जाता है मार्केट में वो यही चूरन है कि एक जगह आपकी मार्जिनलिटी बहुत हाई करवा दी जाती है और एक जगह आपकी मार्जिनलिटी बहुत कम करवा दी जाती है। तो जब खादी पे सेल लगती है तो तबाहियां मच जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, विलिंग टू पे जो प्राइस होती है वो बहुत हाई होती है और जो मिल रहा होता है चीज वो लगता है कि बहुत सस्ता मिल रहा है। तो वो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि लोगों का जमे गफीर देखने को मिलता है वहां पर। ऐसा है कि नहीं? आप जवाब दीजिए। अब जरा देखिए, जब आप प्राइस 40 से 60 करते हैं तो अब आप चौथा यूनिट खरीदने के लिए विलिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कीमत 60 रुपए हो गई तो चौथे यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो 40 रुपए के बराबर है और वो खुद 60 रुपए का मिल रहा है। मतलब पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं और यूटिलिटी कम ड्राइव हो रही है। इसलिए आपने क्वांटिटी डिमांड में क्या कर दी? कमी लेकर आ गए। आपने बोला नहीं, अब मुझे क्वांटिटी डिमांड कम कर देनी चाहिए। तो प्राइस बढ़ने से विलिंगनेस कम होती है और प्राइस कम होने से विलिंगनेस में क्या होता है? इजाफा होता है। ये ओवरऑल सिनेरियो हमने इस टॉपिक को पढ़ के सीखा है। ये हमारा कंक्लूजन है इसका। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेटा यहाँ तक सारी गुफ्तगू समझ में आई होगी। बाकी जो इसके इजाफी पॉइंट्स हैं मैं आपको अगली क्लास में लिखवा दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल तो नहीं है आप लोगों का? ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।